रात के 12 बजे थे। गोलू अचानक जग जाता है। जब रात को 12 साढ़े 12 बजे 13 वर्षीय गोलू की आंखें खुलती हैं तो बगल वाले कमरे से एक अजीब तरह की आवाज आ रही थी। बस बच्चा था, लोलुपता, बस वो उस आवाज के पीछे दौड़ पड़ता है, जानना चाहता है कि इस वाले कमरे में क्या हो रहा है। जैसे ही उसने दरवाजे को ढकेला, कुछ अजीब सा नजारा, एक अजीब दृश्य कमरे में, और लपक करके उस कमरे से एक व्यक्ति ने उस बच्चे को पकड़ करके खींच लिया। फिर 2 लोग मिल करके उसके मुंह को दाब लेते हैं, कपड़े से बांध देते हैं और किचन से सब्जी काटने वाली चाकू लाते हैं और उसका गला काट देते हैं। ये सब जब हो रहा था तो एक हलचल हो जाता है वायुमंडल में, वातावरण में एक हलचल होता है। एक दूसरी फैमिली यानी दूसरा परिवार पुनः जग जाता है और वो है महिमा, जिसकी उम्र 16 वर्ष। महिमा जगती है तो भागती है उस कमरे की तरफ, ठीक वही हश्र महिमा के साथ। फिर महिमा के बाद अंबिका जग जाती है, जिसकी उम्र 14 साल है। अंबिका उस कमरे की तरफ भाग करके जाती है, ठीक वही हश्र अंबिका के साथ। फिर क्या था, ये सब हो ही रहा है, एक के बाद एक कत्ल हो रहे हैं कमरे में। और चौथी बच्ची, छोटी सी बच्ची 10 बरस की छवि तब तक जग पड़ती है और वो कमरे में जाती है। दोनों जो कत्ल करने वाले लोग होते हैं, एक छवि को पकड़ता है मारने के लिए और दूसरा बचाने के लिए कि नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या था, मारने वाले व्यक्ति ने कहा कि गलत हो जाएगा, हम लोग पकड़े जाएंगे, ये साबुत है समझिए, बच जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बचाने वाले की इच्छा के विरुद्ध छवि के साथ भी वही व्यवहार किया जाता है जो महिमा के साथ हुआ था, अंबिका के साथ हुआ था और गोलू के साथ हुआ था। ठीक इसी तरह से छवि के साथ भी वही व्यवहार कर दिया जाता है। इस व्यवहार के बाद मामला दोनों में गर्म हो जाता है, यानी जो कातिल होते हैं दोनों आपस में टकरा जाते हैं। पुनः कातिल का भी, उस दोनों कातिल में से एक कातिल का भी कत्ल होता है। कहानी बहुत हृदय विदारक है और इसीलिए मैंने कहा कि तुलसीदास जी ने लिखा था कि जाको हरि दारुण दुख दीन्हा ताकि मति पहले हर लेना। जिसको भगवान हरि माने भगवान जिसको कठिन दुख देना चाहता है, उसकी मति को यानी उसकी बुद्धि को पहले भ्रष्ट कर देता है। और यह मति भ्रम हो जाने का ही सबूत है, ये मति भ्रष्ट हो जाने का ही समझिए उदाहरण है जो उस कमरे की घटना है। होता क्या है, 5वीं कत्ल भी हो जाती है, एक कातिल भी उसमें से मारा जाता है। और जब उस कातिल का कत्ल हो जाता है तो जो मेन कातिल होता है वो निकलता है, बॉन्डी को फांदता है और बाहर हो जाता है, कमरे को छितर-बितर कर देता है। ये सारी कहानी रात की है। 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक सारी घटनाएं पूरी हो जाती हैं और कातिल फरार हो जाता है, एक कातिल भी डेड हो जाता है। अब यहीं से हम ले चलते हैं आपको इस कहानी की तह में कि ये कहानी है कैसी और कहाँ की कहानी है। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, मैं संतोष आप सभी देशवासियों का अपने कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए चलते इस कहानी की शुरुआत करते हैं। 14 मई 2016 की सुबह एक नितेश शर्मा नाम का लड़का अपनी मौसी के घर जाता है। 5 घरों के बाद उसके मौसी का घर है, जहां उसका घर है उस घर से 5 घर की दूरी के बाद मौसी का घर है। और जब नितेश अपनी मौसी के घर जाता है तो गेट बंद है, अंदर से मेन गेट में ताला लगा हुआ है। 2-4 बार वो कुंडी बजाता है, बेल बजाता है, कोई सूचना अंदर से जब नहीं आती है तो देखता है कि घड़ी में 8:30 बजे सुबह हो गई है। ऐसा कभी नहीं होता था, मौसी के घर तो सुबह 5 बजे खुल जाते थे। आज 8:30 बज गए, अभी तक गेट नहीं खुला है। वो भी बॉन्डी को फांद जाता है। बॉन्डी को फांदने के बाद वो छत पे जाता है और छत से आंगन का जो दृश्य देखता है, उस दृश्य को देखने के बाद नीतीश पागलों जैसा हो जाता है।
फिर दौड़ता है और भाग करके अपनी दादी के पास आता है, यानी अपने घर आता है। और आने के बाद वो एक सूचना देता अपनी दादी को कि मौसी आंगन में लहूलुहान लेटी है, उसका शरीर खून से लथपथ है। जब यह सूचना दादी पाती हैं तो अपने घर वालों को सूचना देती है। जब घर वाले सूचना पाते हैं तो धीरे धीरे गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। प्रशासन को बुलाया जाता है और वहां के एसपी नवनीत भसीन साहब को जानकारी फोन के माध्यम से होती है। उन्होंने कोतवाल को सूचना दी और कहा कि इसकी जांच करो, मामला क्या है। ये कहानी मध्य प्रदेश जिला भिंड की है, जिसमें बीरेंद्र नगर एक कस्बा है और ये बीरेंद्र नगर की पूरी कहानी है। जब भिंड कोतवाल को ये जानकारी मिलती है तो कोतवाल साहब तुरंत मय फोर्स पहुंचते हैं और उसकी जांच करना शुरू करते हैं। अब जांच में ताला तोड़ करके जब अंदर जाते हैं, गांव के लोग भी जाते हैं, देखते हैं 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, पूरे 5 लोग मारे गए। यानी परिवार में कोई बचा ही नहीं जो ना मारा गया हो। अब 5 के 5 लोग मार दिए जाते हैं। मामला संगीन है कि इस कत्ल की वजह क्या हो सकती है, कौन लोग हो सकते हैं इसमें। सामान बिखरा पड़ा हुआ है, हो सकता है डकैती का मामला हो। पुलिस प्रशासन के लोग डकैती के आधार पर उस पूरे प्रांगण की जांच करते हैं, पूरे कमरे की जांच करते हैं। कोई भी सामान नहीं गया था, ना कोई गहना गया था, ना कुछ पैसा गया था, कुछ भी नहीं गया था, सब छितर बितर कर दिए गए थे कमरे को। अब वजह जान लेने की इच्छा होती है कि आखिर हुआ क्या है। लाशों का पोस्टमार्टम होता है और जो रिपोर्ट निकल करके आती है वो रिपोर्ट की सबके गले को रेता गया है, छुरी से चाकू से घाव किए गए हैं शरीर में, छेड़छाड़ मारामारी की गई है, जोर जबरदस्ती की गई है। बस यही निकल करके रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन बगल के ही गांव से जब मृतक रीना शुक्ला की मोबाइल, जो उस घर की मालकिन थी, जब उनकी मोबाइल चेक होती है तो उसमें 2 ही फोन ज्यादा से ज्यादा बात की जाते हैं। 60 दिनों में 300 बार फोन किया गया था एक नंबर से, और वो नंबर था नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर का। अंकुर ने 60 दिनों में 300 से ज्यादा बार फोन किया था रीना शुक्ला को। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये जानने के लिए पुलिस वालों ने गोविंदपुर जाकर के अंकुर को पकड़ लिया। अंकुर जब पकड़ करके आता है थाने में, तब इस कहानी का जब पर्दाफाश होता है, इस कहानी के परत दर परत जब मामले उधड़ने शुरू होते हैं तो सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मामला यह है कि बीरेंद्र नगर की रहने वाली रीना शुक्ला 32 वर्ष जिसकी उम्र बताई गई, वो 2014 में विधवा हो जाती है। पति की मृत्यु हो जाने के बाद वो अपने एक बेटी छवि के साथ और भतीजा गोलू, अंबिका और महिमा, ये उसके भतीजी भतीजा हैं, उसके जेठ के बच्चे हैं, इन लोगों के साथ वो घर देखती है। उसके ससुर जी टीचर थे, रिटायर हो गए हैं, और जेठ के साथ यानी उसके जेठ के साथ भिंड में रहा करते हैं, थोड़ी दूरी पर, वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर वो एक परिवार के साथ रहते हैं। और 3 बच्चों के साथ, यानी जेठ के 3 बच्चे और एक रीना की बिटिया छवि के साथ रीना शुक्ला स्वयं उस पूरे मकान में रहती है। दूसरा तल उसका भाड़े पर है, 2 तल्ले का वो मकान है, दूसरा तल उसका भाड़े पर है। और वही मामला है कि भाड़े पर जो उसकी किराएदार हैं वो गौली भदौरिया दूसरे तल की किराएदार हैं। उनके बच्चों को कोचिंग करवाने के लिए गोविंदपुर का अंकुर आता था। 2014 से ही वो लगातार कोचिंग कराने के लिए बच्चों को आता था। और उसी आवाजाही में वो रीना शुक्ला के टच में आया, मोबाइल नंबर लिए, दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, मिलने लगे। और काफी पढ़ा लिखा था, 24 साल का अंकुर काफी बुद्धिमान था, और अंकुर नर्सिंग का कोर्स भी किया हुआ था, इसीलिए उसे डॉक्टरी की भी जानकारी थी। और वो नींद की गोलियां ला करके रीना को देता था, जो चारों बच्चों को दे दी जाती थी, और इसके बाद दोनों रात भर पूरी रात एक साथ रहा करते थे। ये क्रम पिछले कई महीनों से चल रहा था। लेकिन उस दिन रात में चाहे जैसे भी मिस्टेक हुई और
बच्चे जगना शुरू किए क्रमवार तरीके से और जगते जगते इस घटना तक पहुंचे। मामला इतना पेचीदा हो गया कि जब पुलिस ने ये जानकारी अंकुर से इकट्ठा करनी शुरू की, तब अंकुर ने बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। उस रात जब अंकुर आया रीना के पास, तो रात में 12:30 बजे गोलू की नींद खुली और गोलू सबसे पहले उस कमरे में पहुंचता है। फिर गोलू के साथ जो घटना घटी वो मैंने बताया। मुंह को बांध देते हैं, कपड़ा ठूस देते हैं। इसके बाद ये लोग गोलू का कत्ल करते हैं। गोलू के बाद उसकी बड़ी बहन महिमा जो 16 वर्ष की है वो आती है, उसके साथ भी वैसा व्यवहार। फिर उसके बाद अंबिका आती है, अंबिका के साथ भी वैसा व्यवहार। लेकिन जब छवि आती है तो छवि ये जो कि रीना शुक्ला की बिटिया है, रीना ने मना किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अंकुर ने कहा कि ये गलत हो जाएगा, अब हम दोनों पकड़े जाएंगे। नहीं मानता है। रीना की बात ना मान करके जब इसने छवि के साथ ऐसा व्यवहार किया तो रीना को गुस्सा आया। रीना झगड़ने लग गई, लड़ने लग गई और उस लड़ाई झगड़ा का परिणाम यह हुआ कि अंत में मजबूर होकर के अंकुर को भी ये कर्म करना पड़ा, यानी रीना के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ा जैसा उन चारों बच्चों के साथ किया था। ये जानकारी उसने जब दरोगा को बताई, एसपी को बताई, तब मामला बहुत भयावह हो गया। वहां की जनता उग्र हो गई कि पुलिस वाले मनगढ़ंत करके किसी को अवैध तरीके से फंसा रहे हैं और परिवार को बदनाम भी कर रहे हैं। इसके लिए एसपी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस के सामने ये बात रखनी पड़ी, पत्रकारों के सामने ये बात रखनी पड़ी और उस मुजरिम का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। उससे भी ये राज उगलवाए गए बाय मीडिया। इतना ही नहीं हुआ, जब तो एक ग्लास था, उस ग्लास पर अंकुर के फिंगरप्रिंट पाए गए और चाकू बरामद किया गया। जिस चाकू को किचन में धो करके उसने रखा था कि हमारा कुछ इसमें मिले ना, लेकिन वो भी पकड़ा गया। और इतने नहीं, पोस्टमार्टम के बाद जब जांच हुई तो रीना का जब बॉडी टेस्ट हुआ तो उसके साथ जो अवैध हुआ था उसकी भी जांच हुई और पूर्णतः जो है अंकुर दोषी पाया गया कि हाँ, इसके साथ इसके पूरे अवैध संबंध थे। अब मामला ये आता है कि वहां 34 महीने के बाद जब कोर्ट की सुनवाई लगातार चलती रहती है तो वहां के जज ML राठौर साहब ने अंकुर को, यानी लोअर कोर्ट से अंकुर को फांसी की सजा होती है। अंकुर की माताजी ने एक अपील लगाई है कि बेटे की सजा कम की जाए या इसे छोड़ा जाए। अभी मामला पेंडिंग में है, कोर्ट हाई कोर्ट पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, राष्ट्रपति तक जाएगा, लेकिन परिणाम कहां तक होगा, ऐसे अपराधी को कैसी सजा होनी चाहिए, ये तो निश्चित तौर पर जो ML राठौर साहब ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल सच है, यथावत सच है। और किसी ने कहा कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारों उसका घर देखो। ये कहानी बताने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। बस इस कहानी का मतलब यह है कि एक जागरूकता समाज में आए और इस तरह के गंदे नेचर के लोग जो हैं वो जागरूक भी हो जाएं, वो गलती से बचें, ऐसी खामियां ऐसी कमियां ना करें। क्योंकि प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो परिणाम बुरा आ रहा है, जो समाज में गंदगी आ रही है, इससे बचने का मात्र एक रास्ता है, आप शिक्षित रहो, नशा मुक्त रहो, अच्छा जीवन जियो। ऐसी कामना के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग मेरी कहानी को पूरा सुनते हैं, पूरा समय देते हैं, इसके लिए हम संतोष आपके बहुत बहुत आभारी और ऋणी। थैंक यू, प्रणाम।